प्रिय छात्रों, कक्षा 9 संस्कृत विषय में देखिए हमारा 5वां अध्याय सुक्तिम मौक्तिकम आप पढ़ रहे हैं और उसके प्रारंभिक 5 पदों को आपने पढ़ा, समझा और संभवतः गृहकार्य भी आपने किया होगा। देखिए बेटा, आज हम चलते हैं छठे पद की ओर। थोड़ा सा एक एक शब्दों पर आप थोड़ा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए तो समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है कि आरंभ्य गुरुवी क्षयणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमत्ती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध और अपराध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 शब्द आए हैं इसमें, दिन के पूर्वार्ध में और दिन के उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध यानी दोपहर से पहले का जो समय होता है और उत्तरार्ध यानी जो दोपहर के बाद का समय होता है। ठीक है, दोपहर से पहले और दोपहर के बाद दोनों को ध्यान रखना है, पूर्वार्ध को और उत्तरार्ध को। पूर्वार्ध यानी पहले का आधा और उत्तरार्ध बाद का आधा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हमने पाठ परिचय में देखा तो आपने समझा होगा कि 5वें पद में मित्रता के बारे में हमें बताया गया है और इसमें देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि एक होते खल, दुर्जन, दुष्ट, और एक सज्जन पुरुष जो सभी का मान सम्मान रखते हैं, सभी की बात को सुनते हैं। देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं, खल और सज्जन, अर्थात दुष्ट और सज्जन। ठीक है, एक तो दुष्टों की मित्रता और एक सज्जनों की मित्रता। इन दोनों के बारे में बताया गया है कि दुष्ट की मित्रता किस प्रकार से होती है। तो पहला शब्द यह है आरंभ गुरुवी, अर्थात शुरुआत में तो कैसी होती है? आरंभ यानी शुरुआत में, प्रारंभ में लंबी होती है। गुरुवी बड़ी होती है या लंबी होती है, बहुत गहरी होती है। ये मान लीजिए आप कि जब प्रारंभ में जिसकी मित्रता गहरी हो और क्षयण धीरे धीरे जो घटती जाए, अर्थात धीरे धीरे जो कम होती चली जाए। कैसे? दोपहर से पहले के समय, पूर्वार्ध, अर्थात दुष्ट की मित्रता जो है पूर्वार्ध की तरह होती है, दोपहर से पहले। शुरुआत में तो लंबी होती है और धीरे धीरे फिर घटती हुई आती है। इसके विपरीत दोपहर के बाद यानी उत्तरार्ध का जो समय होता है उसके अनुसार सज्जन पुरुषों की जो मित्रता है वो क्या होती है? शुरुआत में छोटी होती है, कम होती है, लेकिन धीरे धीरे और बढ़ती चली जाती है। एक घटती आती है और एक बढ़ती जाती है। जो घटती है वो दुष्टों की मित्रता है और जो बढ़ती है वो सज्जन पुरुषों के साथ की हुई मित्रता होती है। तो बेटा इसका सीधा सरल अर्थ अगर हम देखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान, प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाली होती है। प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाली होती है। इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान, पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। पहले कम होती है और बाद में बढ़ती हुई चली जाती है। तो मेरे ख्याल से ये पद आपको समझ में आया होगा। अगला पद हम देखते हैं, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालैः स विप्र योग। देखिए बेटा, बहुत ही सुंदर पद है कि हंस, आपने देखा होगा हंस एक जो हमारा पक्षी है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि मानसरोवर, कैलाश पर्वत पर जो मानसरोवर स्थित है उसमें निवास करता है और केवल इस संसार में एक शक्ति जो हंस को प्राप्त है
उस शक्ति को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है कि क्षीर और नीर को विभक्त करने का जो शक्ति हंस के पास है, आज तक किसी वैज्ञानिक ने भी ये कार्य नहीं किया है। कहते हैं कि किसी एक पात्र में अगर हम दूध और पानी को मिला करके रखते हैं तो हंस एक ऐसा पक्षी है, उसमें से केवल क्षीर को यानी दूध को पी जाता है और पानी जो है, नीर जो उसमें मिश्रित था, उसे वो छोड़ देता है। अलग अलग पृथक करने की शक्ति उसके पास है। कहते हैं कि हंस जहां कहीं भी यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी जाएगा वहां शोभा बढ़ाएगा। कहां पर? महीमंडल मंडनाय, अर्थात पृथ्वी पर, महीमंडल पृथ्वी पर जहां कहीं भी जाएगा हंस, वहां उस जगह की, उस स्थान की शोभा बढ़ाएगा। हानिस्तु, हानि तो उन सरोवरों की है, हानि तो उन सरोवरों की है, ये शाम मरालई, जिनका, मरालई जो शब्द है ये भी हंस के लिए आया है, जिनका हंस से क्या होता है? विप्रयोग, अर्थात वियोग होता है। यानी नुकसान तो उस सरोवर का है, हानि तो उस सरोवर की है जहाँ से हंस चला जाता है। यानी हंस जहाँ भी जाएगा वहाँ शोभा बढ़ाएगा, लेकिन जहाँ से जिसका वियोग हो जाएगा उसकी हानि होती है। तो बेटा इसको भी हम देख सकते हैं सरल अर्थों में कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ भी चले गए या किसी भी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ जाकर के भी वो उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है, अर्थात जो उनसे दूर हो जाते हैं। अंतिम पद हमारा अभी शेष है, इसको हम देखेंगे आज। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। आस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद भवन्ति अपेया। बहुत ही सुंदर पद कि गुणवान के पास होने से और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमारे अंदर कोई गुण है और हम उन गुणों का प्रयोग किसी गुणवान के साथ करते हैं तो गुणों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। लेकिन वे ही गुणवान अर्थात वे ही गुण निर्गुण के पास जाने से, समीप में जाने से किसको प्राप्त हो जाते हैं? दोषा भवन्ति, अर्थात दोष को प्राप्त होते हैं। अर्थात गुणवान गुणी के पास जब जाता है तो उसके गुण और अधिक बढ़ जाते हैं, और वे ही गुण अगर निर्गुणी के पास जाते हैं तो वो दोष को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से आस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्य, अर्थात जब तक नदी बहती है तो उसका जल स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। जब तक नदियाँ बहेगी तब तक उसका जल पीने योग्य होता है, और वही जल समुद्रम आसाध्य, अर्थात वही जल समुद्र में मिलने के बाद या समुद्र में पहुँचने के बाद कैसा हो जाता है? भवन्ति अपेया, अर्थात पीने योग्य नहीं होता है। अपेय, पीने योग्य नहीं रहता है। यानी जिसके पास जैसे लोगों से हमारी संगति होगी उसी के तरह का गुण उसमें हो जाता है। वही जल जब समुद्र में जाके मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं होता है। तो इसको सरल अर्थों में लिख सकते हैं हम लोग साफ साफ कि गुणियों में रहकर गुणवान होते हैं या गुण बढ़ जाते हैं, और निर्गुणों को प्राप्त करके वे दोष को प्राप्त हो जाते हैं। निर्गुणों को प्राप्त करके वो दोष को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार स्वाद से युक्त जल जो है, नदियाँ जब तक बहती है तब तक ही स्वादिष्ट रहता है, बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है, तब तक ही स्वादिष्ट रहता है। परंतु वही जल जब समुद्र को प्राप्त होता है तो पीने योग्य नहीं होता है, नहीं रह जाता है। अर्थात इसका सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि संगति का प्रभाव जो है बहुत बड़ा होता है। संगति का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक है, तो ये 8 पद
सुक्ति मुक्तिकम के रूप में हमारे पास प्राप्त हुए थे, जिन्हें हमने एक एक करके देखा है। और इस पाठ को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। 8 पद को आपको हिंदी अनुवाद करना है। अगर आपके पास कोई सहायक सामग्री नहीं भी है तो हम आपके पास PDF के माध्यम से अनुवाद इनके भेज देंगे, उन्हें भी देख करके आप कर सकते हैं। बाकी कल हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। धन्यवाद।